नमस्कार बच्चों। अब हम जनसंचार के बारे में विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार। अब जब हम बहुत सारे व्यक्तियों से या बहुत अधिक जनसमूह से तकनीकी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी माध्यमों के द्वारा अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसे ही जनसंचार कहते हैं। बड़े विशाल स्तर पर आमने सामने बातचीत ना करके जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी माध्यम का प्रयोग करते हैं तो उसे जनसंचार कहा जाता है। अब हम जनसंचार की विशेषताएं जान लेते हैं। तो जनसंचार की विशेषताओं में पहला है इसके दायरे का व्यापक होना, यानी कि यह बड़े विस्तृत जनसमूह तक फैला हुआ है। दूसरा है पंचमेल गठन। पंचमेल गठन का अर्थ है यहाँ पर अमीर गरीब छोटे बड़े सब के साथ, चाहे वो शहरी है, ग्रामीण है, महिला है, पुरुष है, वृद्ध है, युवक है, बालक है, सब बैठकर एक साथ टीवी देखकर या अखबार को पढ़कर सूचना को समझ पढ़ सकते हैं। तो ये पंचमेल गठन इसमें देखने को मिलता है। जनसंचार समूह सभी के लिए है। तीसरा है सार्वजनिक प्रकृति इसमें होती है, यानी कि ये सभी के लिए होता है, जबकि अंतर्व्यक्ति जो संचार था या समूह जो संचार था वो कुछ लोगों तक ही सीमित होता है। तो इसकी प्रकृति, जनसंचार की जो प्रकृति है वो सार्वजनिक होती है। उसके बाद चौथा है इसका प्रमुख जो इसकी विशेषता है वो है जनसंचार में बहुत सारे गेट कीपर या द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल क्या होता है, ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान से सुने। द्वारपाल वह व्यक्ति, जब जनसंचार के संदर्भ में पूछा जाए तो कि द्वारपाल क्या है, तो द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण या नियंत्रण करता है कि किसे प्रकाशित किया जाए, खबर को, है ना, किस बात को प्रकाशित किया जाए और किसे नहीं। ठीक है। तो समाचार पत्र के संदर्भ में संपादक, सहायक संपादक, है ना, समाचार संपादक, उप संपादक आदि विभिन्न प्रकार के द्वारपालक या गेट कीपर कहलाते हैं, जो ये सारी चीज़ें तय करते हैं, नियंत्रण करते हैं कि किसे प्रकाशित किया जाए और किसे नहीं। अब इसके बाद आता है, ये चार प्रमुख विशेषताओं के पश्चात आता है ये संचार के कार्य हैं। लेकिन पहले संचार के कार्य थोड़े से देख लेते हैं। संचार के कार्य और जनसंचार के कार्यों में अधिक अंतर नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं। संचार के कार्य प्रतिदिन हमारे जो कामकाज होता है उसमें संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संचार का प्रयोग हम कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, किसी से कुछ मांगने के लिए कर सकते हैं, फिर नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, है ना, दूसरे व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति छोटे बच्चे को सलाह दे रहा है नियंत्रण में रहने के लिए, है ना, तो चेतावनी दे सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, सूचना, कुछ जानने के लिए हम संचार का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा अभिव्यक्ति के लिए, हमारे मन में कोई बात चल रही है या किसी विषय वस्तु पर या विचार पर हम अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताना चाहते हैं, तो वो अभिव्यक्ति भी हमें संचार के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो संचार का ये कार्य है, संचार ये कार्य में हमारी सहायता करता है। सामाजिक संपर्क स्थापित करता है, संचार का कार्य है सामाजिक संपर्क स्थापित करना। हर व्यक्ति आपस में मिलजुल कर इस बात को बढ़ा सकते हैं। तो छठा इसका प्रमुख कार्य है समस्याओं को दूर करने का, चिंता को दूर करने का जो कार्य है वो संचार के माध्यम से किया जाता है। सातवां है संचार का प्रयोग अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आठवां है इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। तो डॉक्टर है तो नर्स से, वार्ड बॉय से, या जो उसके यहाँ पर इलाज के लिए मरीज़ आया उससे कैसे बात करेगा इत्यादि, या एक क्या मांग सकता है उससे, है ना, कितना पैसा लगेगा इत्यादि आ जाता है। चलिए वापस विषय पर आ जाते हैं। जनसंचार के कार्य तो वे लगभग वैसे ही हैं जैसे संचार के, क्योंकि ये भी संचार का एक प्रमुख
अंग है, हिस्सा है, प्रकार है। तो जनसंचार के कार्य भी संचार से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला इसका काम है सूचना देना। दुनिया भर की सूचनाएं हम जनसंचार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जनसंचार क्या है? तकनीकी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा विशाल जनसमूह तक बात को पहुंचाना। शिक्षित करना दूसरा इसका प्रमुख कार्य है जनसंचार का। शिक्षा देना, लोगों को जागरूक बनाते हैं, देश दुनिया के हालात के प्रति सजग बनाकर रखते हैं, परिचित कराते हैं कि समाज में क्या चल रहा है। मनोरंजन भी करता है, ठीक है। तो मनोरंजन के साधन किताब, रेडियो, टीवी, पत्रिकाएं, अखबार इत्यादि हमें जनसंचार के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो जनसंचार का कार्य मनोरंजन करना भी कहा जा सकता है। उसके बाद चौथा प्रमुख कार्य है एजेंडा तय करना। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम द्वारा उस पर समाज, सरकार आदि की प्रतिक्रिया जो है, लोग बचना चाह रहे होते हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे होते हैं, तो विषय बनाकर, चर्चा या मुद्दे का विषय बनाकर, किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम द्वारा सरकार और समाज से प्रतिक्रिया लेने के लिए उसे बाध्य कर सकते हैं। सरकार को या समाज को प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो एजेंडा तय कर देते हैं, मुद्दा बना देते हैं, उसका मुद्दे पर फिर चर्चा करते हैं और प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। उसके बाद जनसंचार का प्रमुख कार्य है निगरानी करना। जनसंचार समाज और सरकार के कार्यों पर, संस्थाओं के कामों पर निगरानी रखता है। अगर कुछ गलत होता है तो जनता तक पहुंचाता है। तो जनसंचार की जिम्मेदारी भी बनती है और ये वो काम करता भी है। फिर विचार विमर्श के लिए मंच देता है। छठा प्रमुख कार्य इसका है विचार विमर्श के लिए मंच देना, राय व्यक्त करने के लिए, है ना। वो जो अभिव्यक्ति आया था तो बड़े स्तर पर आएगा, विचार विमर्श के लिए राय अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए मंच दे देता है। पाठकों, श्रोताओं को अपनी राय रखने के लिए मंच देता है, सरकार को भी अपनी राय रखने के लिए मंच देता है, और समाज में बात पहुंचाने की कोशिश विचार विमर्श के मंच के द्वारा हो जाती है। अब हम इसी में आगे देख लेते हैं थोड़ा जल्दी, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। चलिए अगली जो इसकी वीडियो होगी उसमें बनाकर भेजती हूँ, लंबी हो जाएगी नहीं तो।